देखो सभी बच्चे हैं ना, आंसर किया करो, ठीक है। अगर आप क्लास में रहते हैं तो क्लास में दिखने चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर क्लास में आप लोग रहते हैं तो क्लास में आप लोग दिखना भी जरूरी है। ओके, मैं ही करवाता हूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 7 years एगो, 7 वर्ष पहले, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड वॉज 42 years। 7 वर्ष पहले पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। एंड 9 years एगो, यानी कि 9 वर्ष पहले, द एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड वॉज 36 years, ठीक है। और 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु है वो कितनी है? 36 वर्ष थी, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड? आपसे पूछा गया है वर्तमान में पति की उम्र क्या होगी। चलेगा, देखिएगा ध्यान से समझना। 7 वर्ष पहले है, प्रेजेंट के लिए हमें निकालनी है, तो हमें प्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 वर्ष बाद में लेना पड़ेगा। अगर ये कहता 7 वर्ष बाद है तो हमें प्रेजेंट के लिए घटाना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। जैसे कोई आपसे 5 वर्ष बड़ा है तो वो तो 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा, आप ही तो रहेंगे छोटे, ठीक है ना। समझिएगा, पति, पत्नी और बच्चे में हस्बैंड, यहाँ पर वाइफ और यहाँ पर चाइल्ड, इनकी एज का जो एवरेज एज है वो कितनी है? 42 वर्ष है। तो 42 और कितने लोग हैं? 1, 2 और 3, तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं? ठीक है। तो यहाँ से हस्बैंड प्लस के वाइफ और प्लस के चाइल्ड, इनकी एज कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 126 हो जाएगी। ये 126 कब की आई है? ठीक है, ये 126 एज है, ये आई कब की है? तो ये आई है आपकी, कब की आई है बताओ? ये आई है प्रेजेंट की। आपसे 7 वर्ष पहले की पूछा गया, सॉरी ये 7 वर्ष पहले की है। तो प्रेजेंट के लिए मेरे को एक बात बताओ, प्रेजेंट एज की कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे प्रेजेंट एज हो जाएगी, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ से 21 ऐड कर दोगे। 21 क्यों ऐड करेंगे बताओ? 21 हम लोग क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये 7 वर्ष पहले की है। यहाँ पर 7 वर्ष पहले की, हमें एज कब की चाहिए? प्रेजेंट की चाहिए। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की। तो अगर एक की आयु में 7 का डिफरेंस है तो 3 लोग हैं, ठीक है। तो 3 की आयु में कितने का डिफरेंस रहा होगा? 21 का। तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रेजेंट एज कितनी? हस्बैंड की प्लस के वाइफ की और प्लस के चाइल्ड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे ये हो जाएगी 147। कितनी हो जाएगी बेटा? 147। यहां से प्रेजेंट एज कितनी आ गई? हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की। आगे बढ़ते हैं। 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र कितनी थी? 90 वर्ष थी। 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की, यानी कि वाइफ प्लस चाइल्ड, और इसकी एज, दोनों की एज कितनी थी? 36। किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 2 से, 3 से। अगर यहाँ पर 2 की वैल्यू दे रखी, 2 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 वैल्यू, 3 दे रखे थे 3 मेंबर, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर 4 मेंबर दे रखे होते तो हम लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर अगर 5 मेंबर दिए होते तो 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर वाइफ और प्लस के चाइल्ड, इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आएगी। लेकिन ये 72 कब की है? तो आप कहेंगे ये जो 72 एज आई है ये 9 वर्ष पहले आई है। अगर 9 वर्ष पहले आई है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो प्रेजेंट एज के लिए मेरे को एक बात बताओ, वाइफ प्लस के चाइल्ड 72 में कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 18 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 18। तो 18 ऐड करते ही प्रेजेंट एज कितनी आ गई? वाइफ की प्लस चाइल्ड की 90। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की वैल्यू 147 है
और यहाँ पर वाइफ प्लस चाइल्ड की वैल्यू 90 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि अगर हम लोग 147 में से 90 को हटा दे, 147 में से 90 को अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, तो हस्बैंड की एज है वो क्या 57 ही बचेगी क्या? कितनी बचेगी? 57। क्या अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या, ये बताओ मेरे को। जहाँ कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट लगे आप लोग पूछ लेना। ये आपका प्रैक्टिस पेज है मैथ्स का, और ये आपका पेड की तरह आप लोग इस क्लास को देखा करो। ठीक है, एक एक पॉइंट यानी कि जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपके सभी आंसर देने के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन फिनिश होते ही आप मेरे को जवाब देंगे कि आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है, यस और नो में आपका रिप्लाई चाहिए मुझे। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो कभी मैंने आपको सिखाया था क्या, क्या सिखाया था कि P प्लस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू और प्लस के P माइनस क्यू और अपॉन में P प्लस क्यू। अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो आपको याद आ गया होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट निकालने के लिए यानी कि P प्लस क्यू के लिए हम क्या करते हैं, 2P स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या कर देते हैं, P स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। किस किस को याद है ये? ठीक है ना, याद है, चलिए अच्छी बात है। देखिएगा, और मैंने आपको और भी सिखाया था P प्लस क्यू, ये सभी कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लासेज में कर चुके हैं। ठीक है, P प्लस क्यू माइनस P माइनस क्यू, और अगर बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर तो प्लस का साइन है, यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो मैंने आपको ये भी सिखाया था। ठीक है, अपॉन में P माइनस क्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू। क्या सिखाया था, 4PQ अपॉन में P स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, बचाओ बताओ याद है कि नहीं है? तो मेरे को सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, यहाँ से आप लोग क्या बात बताएंगे? यहाँ पर आपको a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है। ठीक है, आप लोग a प्लस बी, यहाँ पर आपको दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको दिया गया है यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ यही दिया गया है क्या? ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है 4ab। कितना होता है, 4ab। कितना हो जाएगा, 4ab। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया है, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो ही आपको रिवाइज करवाया। ठीक है, ये इस कंसेप्ट में हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस और इसमें भी। तो यहाँ से है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो कितना होता है, 4ab। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/8 4 इंटू ए की वैल्यू है कितनी, बताओ ए की वैल्यू है कितनी? तो आप कहेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू है x, और यहाँ पर y, b की वैल्यू है कितनी, y। तो यहाँ से y, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और यहाँ पर आ जाएगा
कितना आ जाएगा, x अपॉन में 2y, x अपॉन में कितना आ जाएगा 2y। क्या सभी बच्चों का आंसर आया है क्या, x अपॉन में 2y। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, कभी भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है 4ab। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कभी अगर बीच में यहाँ पर प्लस का साइन हो, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर अगर प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट होता है 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इस कंसेप्ट पे अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, शायद करवा चुका हूँ, ठीक है ना। ये रहा ना, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, हाँ ये क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में फंसते ही फंसते हो, ठीक है। देखिएगा, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68। 11 नंबर यानी कि 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 68 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 78। 4 संख्याओं का एवरेज है वो 78 है, ठीक है। That ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 63। और नेक्स्ट 4 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 63 है, ठीक है। द 9th नंबर इज 2 टाइम्स द 11th नंबर। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 2 गुनी है और 10वीं संख्या से 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, ठीक है। तो 9वीं और 11वीं संख्याओं का आपको एवरेज बताना है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, समझिएगा। देखो यहाँ पर आपको 3 संख्याओं का एवरेज, हमें 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 9, 10 और 11। सबसे पहले आप अगर रेगुलर मेरी क्लासेज देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग ये एवरेज कंपेयर करते हैं, बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 11 संख्याओं का एवरेज तो कितना था, 68 था, लेकिन 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 78 है। कितना है बेटा, 78 है। मेरे को एक बात बताओ, कम है कि ज़्यादा है, आप कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। अगर कम होता तो सपोज करो ये 68 है, यहाँ पर अगर यहाँ पर 65 होता तो कम होता, कम होता तो हम लोग माइनस करते। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर इस वाले एवरेज से, यानी कि ये जो पूरी संख्याओं का जो एवरेज है, ठीक है, इनके एवरेज से अगर ये संख्या कम होती, सपोज करो यहाँ पर 65 होती, तो 65 इससे कम है कि ज़्यादा, आप कहेंगे कम है, तो कम होता तो हम लोग माइनस करते, ठीक है, देखिएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अगर 10 ज़्यादा है, ठीक है, अगर 10 ज़्यादा है एक संख्या पर, तो कितनी संख्या पर ज़्यादा है, 4 संख्याओं पर। कितनी संख्याओं पर ज़्यादा है, 4 संख्याओं पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, नमस्ते भाई, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से आप मेरे को ये बताओ आगे, यहाँ पर ये जो 4 संख्याओं का तो हो गया खेल खत्म। यहाँ पर ये जो 4 संख्याएं हैं, इसमें जो एवरेज है वो मेरे को एक बात बताना, 68 होना चाहिए था, और है कितना, आप कहेंगे 63 है, तो कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ से ये जो एवरेज है ये कम है। कितना कम है, तो यहाँ पर ये 5 कम है। कितना कम है यहाँ पर, आप कहेंगे 5 कम है। 5 कम है, और 5 कम है कितनी संख्याओं पर है, 4 संख्याओं पर, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पर। यानी कि ये सभी संख्याएं 4 और 4 8 संख्याएं पूरी हो गई, ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास, 9 संख्या, 10 संख्या और 11वीं संख्या, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 2 गुनी है। यहाँ पर 9th, यहाँ पर मैं 10th और यहाँ पर मैं 11th मान लेता हूँ, ठीक है।
चलो, ये बोल रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी। अगर 11वीं संख्या यहाँ पर x है तो मेरे को एक बात बताओ, जो 9वीं संख्या होगी वो क्या 2x होगी क्या? 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है, तो यहाँ पर 11वीं संख्या अगर x है तो 9वीं संख्या क्या 2x होगी क्या? ठीक है, 11वीं संख्या 10वीं संख्या, ठीक है, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो 11वीं संख्या से अगर 4 कम है तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर क्या x माइनस के 4 होगा क्या? ठीक है, कितना हो जाएगा? x माइनस के 4। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे भाई आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, बस आप लोग समझने की कोशिश करना। ओके, तो यहां तो ये हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी संख्याओं का लेना है? सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याओं का। क्यों? क्योंकि 7 यहाँ पर 8 संख्याओं का तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया प्लस माइनस। ठीक है, 3 संख्याओं का लेना है और एक संख्या का एवरेज 68 है, तो 3 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? बस इसको आपको सोल्व करना है, इस एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूं, उसको आप लोग समझिएगा। देखो ये कितना हो जाएगा? 10 × 4 कितना हो जाएगा? 40, माइनस के 5 × 4 20, प्लस के ये हो जाएगा 2x, प्लस के x माइनस 4, प्लस के x, और बराबर में कितना है ये? 8 × 24 और 6 × 18 और 2 20। ठीक है, चलो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा? 2x और ये x और ये x कितना आ जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x बराबर, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना आपको? 4x बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहां से ये माइनस का है, ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 204 और 4 208 हो जाएगा। 208 हो गए और 40 में से आप लोग 20 माइनस करोगे तो बचेगा 20, प्लस का ही बचेगा। 40 में से 20 माइनस करोगे तो प्लस का 20 बचेगा। 20 को आप लोग इसमें माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ से 208 हो गए थे ना ये, तो 208 में से जब आप लोग 20 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 188। ठीक है, कितना आ जाएगा? 188 आ जाएगा। 188 अगर 4 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 4 से काट देते हैं तो 4 चौके 16 और 7 चौके 28, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 47। x की वैल्यू 47 आ गई। आपसे कौन सी पूछी है? 9वीं और 11वीं संख्या। 9वीं और 11वीं संख्या आप लोगों से पूछी गई है। चलिए 9वीं और 11वीं संख्या, 9वीं संख्या कौन सी है? ये रही, और 11वीं संख्या कौन सी रही? ये रही। तो 2x 2 × कितना आ जाएगा? यहाँ पर है 2x और प्लस के x, ठीक है, अपोन में कितना हो जाएगा? 2। ये आप लोगों से पूछा गया, दो संख्याओं का एवरेज। तो यहाँ पर या तो आप लोग ऐसे कर लो, 2x और x कितना हो जाएगा? 3x अपोन में 2। ठीक है, तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 141/2, और 141/2 मेरे को एक बात बताओ कितना आ जाएगा? यहाँ से क्या 70.5 आया है क्या सभी लोगों का आंसर? कितना आ जाएगा? 70.5। समझ गए? फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 68। मैंने 11 संख्याओं का एवरेज 68 लिख लिया। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 78 है और अगली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 63 है। ठीक है, मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा है
कि ये जो सभी का एवरेज है वो 68 है, 4 संख्याओं का एवरेज है वो 78 है, 4 संख्याओं का एवरेज है, तो ये नेक्स्ट वाला है ये इससे कम है कि ज़्यादा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर 11 संख्याओं का एवरेज अगर 68 है, 4 संख्याओं का एवरेज अगर 78 है, तो ये 78 इससे 68 से कम है कि ज़्यादा है? तो आप कहेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 10। अगर एक पर 10 है तो 4 पर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, फिर दूसरे को कंपेयर किया, तो यहाँ पर 63 है। 68 से ज़्यादा है कि कम है? तो आप कहेंगे कम है। कम है तो माइनस का साइन, कितना हो जाएगा? 5, और 5 कम है, और कितनी संख्याओं पर है? 4 संख्याओं पर प्लस के। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है। अगर 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है तो 11वीं संख्या मैंने x मान ली, तो 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। और ये क्या कह रहा है? और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से कम है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से कम है, तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से अगर कम है तो मेरे को एक बताओ, तो 11वीं संख्या अगर x है तो इससे 4 कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 4। इन सभी को आप लोग सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमें इस 8 का तो खेल खत्म कर दिया। ठीक है, ये 8 नंबर्स का तो हम लोगों ने 8 संख्याओं का तो खेल खत्म कर दिया। बचे कितने? टोटल 11 संख्याएं थी, तो 8 का तो हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया, तो बचे कितने? 3 ही बचे, तो 3 को फिर हम लोगों ने यहाँ पर सोल्व कर लिया। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ 2 सिटीज ए एंड बी इज 22 किलोमीटर। दो नगर ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक ये ए और ये है बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 22 किलोमीटर है। कितनी है? 22 किलोमीटर है। ठीक है, A cyclist starts to go from A to B at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B की ओर चलता है। कितनी स्पीड से? A से B की ओर, यानी कि A B की ओर चल रहा है इधर, और किस स्पीड से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ओके, इसके आधे घंटे बाद मेरे को एक बात होता है, ये जो है वो क्या आधा घंटा ज्यादा चला है क्या? ठीक है, ये यानी कि फर्स्ट वाला, यानी कि ये कह सकते हैं ए ही है। ठीक है, इसको ए ही मान लेते हैं। ए जो बंदा है वो आधे घंटे पहले चला है। अगर आधा घंटा पहले चला है तो यानी कि जो टाइम का डिफरेंस है वो भी हमेशा मतलब ये आधा घंटा तो ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या ये वाला बंदा क्या आधा घंटा ज़्यादा चला है क्या? बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, ठीक है, आधे घंटे बाद अनदर साइकिलिस्ट स्टार्ट टू गो फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसके आधे घंटे बाद जो दूसरा साइकिल सवार है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये कितना हो जाएगा? अगर मैं t टाइम लेता हूं तो ये हो जाएगा t प्लस के 1/2 आवर। ठीक है, ये t प्लस के 1/2 आवर यानी कि आधे घंटे ज्यादा लेगा। ठीक है, दूसरा जो साइकिल सवार है वो आधे घंटे बाद में चला, और कितनी स्पीड से चला? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसका जो टाइम अगर मैं t मानता हूं, ठीक है, t घंटे, ओके, तो ये इससे ज्यादा चला है, यानी कि कितना चला है? आधे घंटे। आपसे क्या पूछा गया है? हाउ फार फ्रॉम ए विल दे मीट। आपसे पूछा गया वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, या आपसे पूछा गया। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरे को एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर बताना, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है? 22 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको x बंदा मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ v। आपको समझाने के लिए मैंने इसको x मान लिया और इसको मैंने मान लिया है y। ठीक है, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ मेरे को,
अगर आप लोग 8 घंटे यानी कि आधे 1 घंटे में अगर आप लोग 8 किलोमीटर जा रहे हैं तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर जाओगे? आप कहेंगे 4 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में आप लोग, आपको पता है ना जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की जो दूरी को वो कंप्लीट कर रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 15 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पर अगर 1 घंटे में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आधे घंटे में, आप कहेंगे आधे घंटे में हो जाएगी 4 घंटे। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। ठीक है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर, टोटल 22 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अब बची कितनी? आप कहेंगे 18 किलोमीटर बची है। 18 किलोमीटर कहाँ से आया? 22 में से मैंने 4 माइनस कर दिए, 18 किलोमीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो 4 किलोमीटर तो ज़्यादा चलेगा और ठीक है, 4 किलोमीटर तो ये चलेगा ही चलेगा। और इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से ये 12 किलोमीटर के बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चों का आंसर आया है क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आ जाएगा। देखो, मुझे समझाने में टाइम इसलिए लग रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में करेंगे तो आपको पता है 1 घंटे में 8 किलोमीटर तो डायरेक्ट 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर जोड़ के टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड का क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 5 मिनट तक टाइम समझाने का देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में टिक करके आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको समझ ही नहीं आया तो आप क्वेश्चन तो क्या ही करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत है नहीं। विथ साइड्स PQ इक्वल में PR है। एक PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं PQ और PR इक्वल में 45 सेंटीमीटर तथा QR आपको 72 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, PN आधार QR की माध्यिका है, तो PN की लंबाई आपको पूछी गई है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो। देखिएगा, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। देखिएगा, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है और मैं इसको नाम दे रहा हूं, क्या नाम है? PQR है। ये P, ये Q और ये हो जाएगा R। ठीक है, क्या कह रहा है? PQ और PR इक्वल है। PQ और PR इक्वल है और कितनी लेंथ है? 45 सेंटीमीटर। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, चलिए, QR 72 सेंटीमीटर है, Q से R है, ये आपको 72 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, चलिए, फिर क्या कह रहा है? PN आधार QR की माध्यिका है। QR की माध्यिका है। अगर QR की माध्यिका है तो मेरे को एक बताओ, तो जो माध्यिका है वो क्या मिड पॉइंट पे मिलती है क्या? ठीक है, मीडियन माध्यिका जो है वो क्या हमेशा मध्य बिंदु पर यानी कि मिड पॉइंट पर मिलती है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर ये टोटल PQ से R 72 है, यहाँ से
और यहाँ तक की लेंथ अगर 72 है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये भी लेंथ 36 होगी और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 36 हो गई, ठीक है। और क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि जो माध्यिका है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। चलो, अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, आपसे पी एन की लंबाई पूछी गई है, पी एन की लंबाई यानी कि ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है, यानी कि ये वाली लेंथ। अब यहाँ पर आपको एक साइड 36, एक साइड 45, तो आप लोग यहाँ पर ये वाली साइड नहीं निकाल सकते क्या? यह हो जाएगा हाइपोटेनस या कर्ण, ये हो जाएगा बेस या आधार, तो आप परपेंडिकुलर या लंब निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 45 के स्क्वायर में से आप लोग 36 का स्क्वायर माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो 45 का स्क्वायर अब आप लोगों के लिए निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करो पहले। इसको ब्रेक जब आप लोग करोगे ना, तो ये हो जाएगा 9 का तो मल्टीपल है, ठीक है। तो पहले तो 9 लिख लो और फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये 45 आ जाए, तो आप कहेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर ये जो 36 है ये भी 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 तो है ही है, ठीक है। अगेन 9 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 36 आ जाए, आप कहेंगे 4 से। अब 9 तो सभी में कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 कॉमन आएगा, ओके। तो 9 कॉमन आएगा तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। चलो, एक ऑलरेडी 36 है तो 36 तो आएगा नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं आता तो आप डायरेक्ट टिक करके भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कंप्लीट कंसेप्ट सिखाऊंगा, समझिएगा। ये 9 इंटू 5 है, ये 9 इंटू 4 है। आप सभी लोग जानते हैं क्या कि 5, 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। और 9 से तो सभी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 9, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि आपका सही जवाब कितना आ जाएगा, 27, ओके। अब कई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि जरूरत हो ना मैं इस साइड से करूँ, इस साइड से भी, तो मेरे भाई इधर भी कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। यानी कि मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाता हूँ वो वही सिखाता हूँ जिसमें ना तो कुछ डाउट रहे, ठीक है, और वही जो आप लोग एग्जाम में अप्लाई कर सके, ठीक है, सभी के लिए वो कंसेप्ट लगे। तो 45 में से आप लोग 36 का स्क्वायर हटाएंगे, तब भी आपके पास आंसर कितना आएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी, ठीक है। पहले कुछ कंसेप्ट है, जैसे ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये इसकी हाइट में मान लेता हूँ h है, ओके। हाइट में क्या मान लेता हूँ, h है। तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो साइड होगी ये होगी h कोट थीटा और ये भी क्या हो जाएगी, h कोट थीटा। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हाइट हमेशा कोट में होती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी। एक त्रिकोणमितीय पार्क है, एबीसी के अंदर एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क इज सेम। यदि पार्क के प्रत्येक कोने से स्तंभ के शीर्ष की उच्चता का जो कोण है वो एक समान है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन समान है ईच कॉर्नर से, देन इन द ट्रायंगल एबीसी द फुट ऑफ द पोल इज एट द। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, यहां से एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ठीक है भाई। चलो, ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और इसको नाम दिया गया ए, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर पोल इस तरह से है, ठीक है, प्रत्येक कोने से कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो एकदम बराबर है, ठीक है। यानी कि पोल कहाँ पर है, यहाँ पर है। पोल कहाँ पर है, यहाँ पर है।
अगर पोल यहाँ पर है तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना जब तीन वर्टेक्स से तीन जो यहाँ पर शीर्ष कोण है, ठीक है, यानी कि ये कोणीय रेखा है, इससे अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो हम लोग उसको बोलते हैं सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र। ठीक है, क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं मैं आपको, सोल्व कीजिएगा, आंसर दो। देखिएगा ये ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको कल भी सिखाया था। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं, इफ फोर इंटीजर्स ए बी सी, इफ HCF AB इक्वल में 1, HCF AC इक्वल में 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, HCF अगर 1 है, ठीक है, HCF हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो HCF ABC का कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 1 कब आएगा? कब आएगा बताओ? जब तीन संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, यानी कि इनका जो HCF आएगा वो आएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, सोल्व कीजिएगा। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 2:5 है। किसी समचतुर्भुज के जो विकर्णों का अनुपात है वो कितना है? 2:5 है। ओके, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस टू द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल व उसके छोटे वाले विकर्ण से बने यानी कि डायगोनल से बने वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया। तो आपको क्या पता होना चाहिए? पहले तो यानी कि रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए और एक स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। चलिए सोल्व करते हैं। देखो ये है आपके पास में रोम्बस। ठीक है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, इसका एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा। ओके, चलिए इनका जो रेशियो दे रखा है ये 2 और 5 है, यानी कि ये एक डायगोनल है, इसको आप लोग 2x मान लो और इसको आप लोग 5x मान लो। ओके, ये वाला कंप्लीट डायगोनल इसको मैंने 2x मान लिया और ये वाला जो डायगोनल है इसको मैंने 5x मान लिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, जो एरिया होता है वो क्या होता है इसका? तो आप कहेंगे कि जो रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, इसका एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, यानी कि डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। ओके, फिर क्या कह रहा है? उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल व उसके छोटे वाले विकर्ण, छोटे वाला विकर्ण कौन सा है? 2x है। कौन सा विकर्ण है छोटा वाला? 2x है। तो 2x का इसने स्क्वायर बनाया है। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाया। चलिए, तो इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी? 2x। तो आप सभी लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है साइड स्क्वायर। कितना होता है? साइड स्क्वायर। अब आप इन दोनों का क्या आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। इसका एरिया यानी कि 1/2 d1 यानी कि विकर्ण फर्स्ट, डायगोनल फर्स्ट। तो डायगोनल फर्स्ट कौन सा है? 2x 5x कुछ भी ले लो, यहाँ पर 2x इंटू डायगोनल सेकेंड यानी कि विकर्ण सेकेंड कितना है? 5x है रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है? 2x, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर।
ओके, चलिए ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को एक बात होता है, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। चलो, और यहाँ से ये 2 है, ये 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 4 बचा। तो आपका जो आंसर है यानी कि रेशियो है वो कितना आ जाएगा, क्या 5:4 आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए सॉल्व कीजिएगा, आंसर दो। देखो क्वेश्चन है, ठीक है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कमलेश एंड श्याम इज 4:5। कमलेश और श्याम के जो वजन का अनुपात है वो 4:5 है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। द वेट ऑफ कमलेश इज इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। टोटल वेट ऑफ कमलेश एंड श्याम इज इंक्रीज बाई 82.5 kg। कमलेश का वजन 10% बढ़ गया, कुल वजन दोनों का 82.5% 82.5 किलो बढ़ गया, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट इज 15%। कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई। फाइंड द परसेंट चेंज इन वेट ऑफ श्याम। तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा? मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, ठीक है, हमेशा मैं आपको क्या सिखाता हूँ, जब कभी भी आपको आंसर परसेंटेज में पूछे, ठीक है, अगर कभी भी आंसर परसेंटेज में पूछे तो हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। ये हमेशा मैं डेली करता हूँ, डेली सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी आंसर परसेंटेज में पूछे तो हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रियल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। देखो यहां से कमलेश का वजन कितने परसेंट बढ़ा है? 10% बढ़ा है। कितने परसेंट बढ़ा है बेटा? 10% बढ़ा है, ठीक है। कमलेश, ठीक है, कमलेश का वजन 10% बढ़ा है और हमें नहीं पता कि श्याम का वजन कितना बढ़ा है, तो हम मान लेते हैं कि x% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? x% बढ़ा है, ओके। और दोनों का जो वजन है, कुल वजन है, वो कितना बढ़ा है? 15% बढ़ा है। 15% बढ़ा है। और यहाँ से इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वजन का, वो दे रखा आपको 4 और रेशियो 5, ठीक है भाई। चलो, किसी को कुछ भी डाउट है क्या? देखिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप लोग आते हैं क्लास में, फिर से क्लास छोड़ देते हैं, फिर आप 10-15 मिनट फिर घूम के आते हैं, फिर क्लास में आते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अगर आप लोग वास्तव में ही तैयारी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखा करो। अगर समझ नहीं आए तो आप लोग मेरे को बोला करो, ठीक है। आप लोग कुछ भी नहीं, बस आप किसी के सामने ये क्लास चल रही है, चलती जा रही है, बाद में बंद होती है ना, उसके बाद पता चलता अरे क्लास बंद हो गई, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग हाँ ना, समझ आया नहीं आया, कम से कम ये तो आप लोग रिप्लाई कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो आज के बाद यानी कि जो भी क्लास में अटेंड रहेगा, आपको ये तो पता चल गया कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और हम लोग कितनी बातें करते हैं, ये तो आपको सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वास्तव में सीखने के पर्पज से आते हैं तो क्यों ना मतलब आप लोग कंप्लीट क्लास को देखा करें, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर
कमलेश का वजन 10% बढ़ा है, श्याम का वजन का हमें नहीं पता, और यहाँ पर दोनों का जो वजन है वो 15% बढ़ा है, और इनके जो वजन का यानी कि वेट का जो रेशियो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ से आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं? ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या एलिगेशन लगा सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से जब आप एलिगेशन लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 15 में से 10 जाएगा तो 5, ठीक है, कितना बचा? 5 बचा। फिर से समझाता हूँ, ये 15 है, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचा? 5। अगर 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 1। 5 की वैल्यू अगर 5 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर यहाँ पर 10 होता तो, अगर 10 होता तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती? 2। यहाँ पर अगर 15 आता तो 5 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी आती? 3। ठीक है, चलो। अगर 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे 4 होनी चाहिए। अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो एलिगेशन वाला कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये 15 है ना, 15 से एक संख्या तो छोटी आएगी जो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। 15 है, अगर यहाँ पर 15 है तो 15 है तो यहाँ पर इससे एक संख्या तो छोटी आएगी, लेकिन जो दूसरी संख्या है ना वो इससे बड़ी आएगी, ध्यान रखना। तो हमें एक बात बताओ, यहाँ पर 15 में 4 ऐड करें या फिर कम करें? आप कहेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19%। कितनी आ जाएगी? 19%। और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि जो श्याम का वजन बढ़ा है वो कितने % बढ़ा है? तो आप कहेंगे 19% श्याम का वजन बढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the unit digit of the sum of first 111 whole number? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व यानी कि सही आंसर नहीं बता सकते, आप लोग मिस्टेक करोगे, चाहे आप करके देख लो। मैं आपके क्वेश्चंस वही लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, यानी कि सीलिंग मिस्टेक आप लोग करते हैं, ठीक है। और घर पे आने के बाद आपको पता चलता है कि हमारा तो क्वेश्चन सही था लेकिन आंसर गलत कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आता हूं। इसका आंसर दो फटाफट, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सभी इसके आंसर दो, ठीक है। सही आए गलत आए कोई मैटर नहीं करता, बस आपका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर 4 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ये 0 आएगा। चलिए सोल्व कीजिएगा और आंसर दो। देखिएगा, समझिएगा, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण है। पूर्ण संख्याओं का मतलब यह है, अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, 3 अगर पूर्ण संख्याएं हैं, 3 अगर पूर्ण संख्याएं है, 3 अगर वोल नंबर है, ठीक है, 3 अगर वोल नंबर है तो कैसे हो जाएगा? 0, 1 और 2, ओके, ऐसे। अगर यहाँ पर 5 पूर्ण संख्याएं हैं तो 5 अगर पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, तो वो संख्या कौन से हो जाएगी? 0, 1, 2, 3 और 4। अगर 5 पूर्ण संख्याएं हैं तो लास्ट डिजिट, लास्ट जो अंक है वो 4 तक ही रह जाएगा। अगर 7 है तो लास्ट जो संख्या आएगी वो हमारी 6 आएगी, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या है तो देखो यहाँ पर 5 संख्याएं है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो लास्ट संख्या है वो 5 होनी चाहिए, नहीं। अगर पूर्ण संख्या है तो 0 भी काउंट होगी, तो 0 यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है।
जब आप लोग 5 और लगाओगे तो 6 संख्याएं हो जाएगी, लेकिन आपको तो यहाँ पर 5 संख्याएं है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए देखिएगा, आपको दिया गया है 111 पूर्ण संख्याएं, 111 पूर्ण संख्याएं, 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर 111 है तो 0, फिर चलिए देखिएगा, किसी का आंसर नहीं आया है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा 0 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और ऐसे चलते 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 कहाँ तक आएगा? अगर 111 पूर्ण संख्याएं हैं तो 110 लास्ट संख्या आएगी। अभी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अगर यहाँ पर 115 पूर्ण संख्याएं होती तो यहाँ पर जो लास्ट संख्या आती वो 114 आती। ठीक है, अगर यहाँ पर 288 पूर्ण संख्या होती तो जो लास्ट संख्या आती वो 287 संख्या आती। ठीक है, चलो, और मैंने आपको क्या इन सभी को ऐड करने का तरीका बता रखा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल बता रखा है। वो क्या बता रखा है? वो होता है n और n प्लस 1/2 होता है। यहाँ पर n की वैल्यू है कितनी? यहाँ पर n की वैल्यू है 110 इंटू n प्लस 1 यानी कि 110 और 1 111 और अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा? ये 55 बार। आपसे क्या पूछा गया है? इकाई का अंक पूछा गया है, यानी कि यूनिट डिजिट पूछा गया। अगर यूनिट डिजिट पूछा गया है तो मेरे को एक बात बताओ, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या सभी बच्चों का आंसर सी आया है क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर? सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4:5। ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, 10 months बी लीव्स द बिजनेस आफ्टर विड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट। 10 महीनों के बाद बी ने अपना निवेश है वो वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। ठीक है, यानी कि व्यापार से हट गया। ओके, इन द फर्स्ट ईयर द बिजनेस मेड ए प्रॉफिट ऑफ 49,000। सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा, देखिएगा, एक ए और एक है यहाँ पर बी है, कोई दिक्कत है नहीं। ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया, यानी कि इसने 4 लाख, इसने 5 लाख, इसने 4,000, 5,000, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन रेशियो कितना होना चाहिए? 4:5। ठीक है, 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया, यानी कि 10 महीने तक ही बी ने काम किया। अगर 10 महीने तक ही बी ने काम किया, ठीक है, तो इनका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो टाइम है इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए ना तो हटा है ना ही कुछ पूंजी वगैरह लगाई है, तो ये कितने महीने तक रहा होगा? 12 महीने तक। ठीक है, चलो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 48 प्रॉफिट का रेशियो, यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, 28 को, ये 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24, और ये 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25। आपसे क्या पूछा गया है? बी का शेयर पूछा गया। सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, यहाँ पर बी का शेयर आपसे पूछा गया, टोटल कितना है? आप कहेंगे 49,000, 49,000 है। क्या 49,000 को आप लोग 24:25 में नहीं डिवाइड कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 49,000। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 24 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 49, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किसके लिए पूछा है? बी का प्रॉफिट पूछा है, बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर के लिए 25 से मल्टीप्लाई। अगर ये यहाँ पर ए के लिए पूछता तो
टोटल प्रॉफिट कितना 49,000, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल यानी कि 49 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 24 से। 49 से 49 कट गया तो यहाँ से बी का आंसर कितना आ जाएगा, बी का जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, क्या 25,000 आया है क्या, कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परसेंटेज का सबसे आसान क्वेश्चन है। 13% ऑफ ए नंबर इज 16 मोर देन इट्स 5% नंबर इज। किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज़्यादा है। मेरे को एक बात बताओ, 13% और 5% का डिफरेंस ही 16 है क्या? 13% उसके 5% से ज़्यादा है, यानी कि 13% और 5% का ही डिफरेंस है वो 16 है क्या? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि 16 की वैल्यू कितनी है, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ पर आपको 100 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो 2 से कितनी बार कटेगा ये 8, 16 से कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 200। कितना आंसर आएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया है आपका प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, चलिए। ऑन ए न्यू ईयर डे एवरी स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास सेंड्स ए कार्ड टू एवरी अदर स्टूडेंट। नए साल के दिन एक कक्षा का प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र को एक कार्ड भेजता है। ठीक है, द पोस्टमैन डिलीवर्स 600 कार्ड्स। डाकिया 600 कार्ड वितरित करता है, डिलीवर करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। कक्षा में कितने विद्यार्थी है यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को पता है क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, क्या सभी लोगों को पता है क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी लोग अगर कार्ड वितरित किए गए हैं, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद है कि नहीं है, एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये होता है 2 इंटू एन सी 2 और इक्वल में कितना हो जाएगा, कितने कार्ड है 600 कार्ड है। अगर 600 कार्ड है तो इक्वल में 600, 500 है तो 500, 700 है तो 700। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 इंटू एन सी 2 को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n और n माइनस के 1 और अपॉन में C2 है तो C2 को यानी कि 2 बार हम लोग 2 इंटू 1। अगर ये C3 होता तो C3 को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 होता वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड वितरित के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C2 ही हम लोग यूज करते हैं। ओके, और इसके इक्वल में कितना है 600 है। किसी को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है कोई दिक्कत हमें। चलिए यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा n माइनस के 1 और इक्वल में कितना है 600 है। या तो आप लोग इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है, या फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग n की वैल्यू ऐसे सोचो कि एक n और n में से अगर 1 माइनस करे दोनों को मल्टीप्लाई करके 600। चले बाई ऑप्शन की हम लोग हेल्प लेते हैं, तो n की वैल्यू अगर मैं 25 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 25 इंटू n माइनस 1 यानी कि 25 में से 1 जाएगा तो 24 और इसके इक्वल में क्या 600 आ रहा है क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2500 के 100 यानी कि 10 और 25 दूनी 50 और 10 60 बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो, इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। इफ ही बाइज इट फॉर 4% लेस, यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे, ठीक है, एंड सेल्स इट फॉर 18 3/4% प्रॉफिट, तो वह पहले से, ठीक है,
खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, देन ही गेट्स 10 मोर रुपीज, तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है, यानी कि पहले से 10 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है। ओके, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस? एकदम आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, समझिएगा इस बात को। क्वेश्चंस तो खैर जितने भी करवाता हूं मैं सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिएगा। सबसे पहले तो 18 सही 3/4% को सोल्व करते हैं। ओके, ये 18 सही 3/4% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। 18 सही 3/4%, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 18 चौके 72 और 3 यानी कि ये हो जाएगा 75/4। 75/4 और परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से 75 25 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 75 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो यहाँ से यानी कि 18 सही 3/4 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 3/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 3/16 आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक सीपी है और एक क्या है यहाँ पर? एसपी है, ठीक है। सीपी यानी कि 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 10% के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो वस्तु 100 रुपये की खरीदा होगा तो बेचेगा कितने की? 110 रुपये की, ठीक है। आप किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, कैसे? तो आप कहेंगे 100 रुपये की वस्तु हम लोग खरीदेंगे, अगर 10% का प्रॉफिट है तो हम लोग कितने की बेचेंगे? 110 की, ठीक है। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे, अगर 4% कम में खरीद रहा, पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, अब अगर 4% कम में खरीद रहा, तो मेरे को एक बात बताओ सभी लोग, ठीक है, वो क्या 94 में ही 4% सस्ता यानी कि 96 में ही खरीदेगा क्या? ठीक है, कितने में खरीदेगा? 96 में खरीदेगा। ओके, 96 में खरीदेगा और वह 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचेगा। 18 सही 3/4% यानी कि 3/16, तो 96 का 3/16 कितना हो जाएगा? देखते हैं। 16 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। और 6 18, 18 आप लोग इसमें ऐड कर दो। 96 में जब आप लोग 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 114। कितना आ जाएगा? 114। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, पहले आप लोग बेच रहे थे 110 रुपये में और अभी जो किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को आप लोग बेच रहे हो 114 रुपये में, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आप कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 4 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक ले रहा है? 10 रुपये। तो कह सकते हैं क्या कि 10 की वैल्यू कितनी है? 4 है। और आपसे क्या पूछा गया है? वास्तविक क्रम मूल्य। तो वास्तविक जो क्रम मूल्य है वो कितना है? क्या 100 ही है क्या? तो हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितनी बार कटेगा? 25 टाइम्स। आंसर कितना आ जाएगा? 250 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट में इक्वल टू 5:6। 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए? देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है? 5। इनमें हमें क्या जोड़ना चाहिए? यानी कि हम जोड़ देते हैं x और यहाँ भी जोड़ देते हैं x, ठीक है, कि परिणाम कितना हो जाए? 5/6 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे 6x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25,
और यहाँ से x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x। ठीक है, चलो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये 6x है और ये 5x है, तो 6x में से 5x जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ से 25 में से 12 जाएगा तो आएगा 13। क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर हमें इसमें 13 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, 13 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये जो रेशियो है ये कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। या फिर आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड करें, तो पहले ऑप्शन लेते हैं 2 + के 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 + के 12, इसके इक्वल में ये कितना हो जाएगा 12 और 2 14 बटे यहाँ पर 12 और 5 17। क्या यहाँ से 5:6 आ रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं होगा। 2 + के सेकेंड यानी कि 13 लेते हैं, तो 2 + के यहाँ पर 13 अपॉन में 5 + के यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। क्या इन दोनों के बराबर क्या 5/6 आ रहा है, 3 से काट देते हैं 5 बार, 3 से 6 बार, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा आप लोग सेक स्क्वायर थीटा को आप लोग 1 + के tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 + के tan स्क्वायर थीटा भी आप लोग लिख सकते हो। देखिएगा यह है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इक्वल में आपके पास ये है, तो आपसे कोस थीटा प्लस के साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। आइए समझते हैं। देखो आपको दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल में कितना है, तो ये है 3.5, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 है। ठीक है, कितना है 7/2 है, कोई दिक्कत है नहीं है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या समझाने की कोशिश की है, मैंने अभी आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि आप लोग सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 + के tan स्क्वायर थीटा और प्लस के ये tan स्क्वायर थीटा तो है ही। ठीक है, और इक्वल में कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल में ये 1 इधर आके 1 - के 7/2 यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 5/4 है, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/4। 5/4 कहाँ से आया, ये दो है, ये मल्टीप्लाई होके नीचे चला गया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 5 का रूट होता है क्या, तो ये हो जाएगा रूट में 5। क्या 4 किसी का अंडर रूट होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रूट 5/2 है। tan थीटा होता है क्या, आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, लंब अपॉन में आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हाइपोटेनस या फिर कर्ण निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 5 और 4 9, यानी कि हाइपोटेनस या कर्ण कितना आ गया है, 3 आ गया है। आपसे क्या पूछा गया है, कोस थीटा प्लस के साइन थीटा पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, किसकी वैल्यू पूछी गई है, कोस थीटा प्लस के साइन थीटा। कोस थीटा प्लस के आपसे पूछा गया है साइन थीटा।
कोस थीटा क्या होता है? आधार अपोन में कर्ण, ठीक है, यानी कि बेस अपोन में हाइपोटेनस। तो बेस है कितना? आप कहेंगे यहाँ पर 2 और हाइपोटेनस कितना है? 3 है, ठीक है, प्लस के। साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है कितना? यहाँ पर रूट में 5 और अपोन में हाइपोटेनस है कितना? तो यहाँ पर है 3। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 3 तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 प्लस रूट 5। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 प्लस रूट 5 अपोन में 3, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? चलिए, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लास का, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा 22 क्वेश्चन नंबर सोल्व कीजिएगा, आंसर दो। देखो ए, बी और सी कैन डू ए जॉब वर्किंग अलोन इन 50, 75 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ए, बी, सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में पूरा कर लेता है। ए, बी और एक सी है, ठीक है। ए किसी काम को 50 दिन में, चलिए 50 दिन में, बी किसी काम को 75 डेज में, ठीक है, और सी उसी काम को 20 डेज में। ओके, सबसे पहले हमारा जो काम होता है टाइम एंड वर्क के लिए वो होता है एलसीएम। 50, 75 और 20, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 300। तो मेरे को एक बात बताओ, 300 यूनिट, 300 आपको टोटल वर्क है ये, ठीक है, 300 टोटल वर्क है, 300 यूनिट काम करना है आपको, ठीक है, 300 यूनिट आपको काम करना है 50 दिन में। तो एक दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे? आप कहेंगे 300 में 50 का भाग दे दो, 6, ठीक है, 300 में 75 का भाग दे दो, 4, और 300 में 20 का भाग दे दो, 15। तो यहाँ से एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी तीनों की? 6, 4, 10 और 15, 25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। देन सी क्विट, सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिएगा यहाँ पर ए, बी और सी शुरुआत में 4 दिन तक कार्य करते हैं। अगर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो मेरे को एक बता दो, 25 एक दिन में, तो 4 दिन में कितने हो जाएंगे? 100। तो यहाँ से हम लोग 100 माइनस कर दें, तो अब जो टोटल काम करना बाकी है वो कितना है? 200 काम बाकी है। अब ये 200 काम को है वो सी तो छोड़ के चला गया, तो अब काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे ए और बी करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो कह सकते हैं क्या कि ए और बी उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में।